नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की तरफ से जो बिट्टू झा सर के द्वारा तैयार किया गया है साइंस का जो प्रश्न है, यहाँ पे प्रश्न है उसका हम लोग यहाँ पे आज एक सेट देखेंगे जिसमें 50 प्रश्न हम लोगों ने शामिल किया है। इसे हम लोग देखेंगे जिसमें न्यूमेरिकल भी है और फैक्ट आधारित भी प्रश्न है जो कि हर एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग इस सेट का पहला प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखते हैं। पहला प्रश्न है, कोशिका का कौन सा अंग कोशिका को जीवाणु और वायरस से बचाता है? तो इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी, लाइसोसोम। तो लाइसोसोम की बारे में हम लोग देखेंगे। तो लाइसोसोम की खोज यहाँ पे 1958 में डी डुबे के द्वारा किया गया था और इसे हम लोग आत्महत्या की थैली कहते हैं। और यह इसका जो आकार है यह झिल्लीदार थैलियों जैसी संरचना होती है इसकी, और यह पौधों की कोशिका की तुलना में जंतु की कोशिका में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अगला यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न दिया गया है कि अणु के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन यहाँ पे गलत दिया गया है उसके बारे में बताना है। तो पहला स्टेटमेंट है, तत्व अथवा यौगिक का सूक्ष्मतम कण जो मुक्त अवस्था में रह सकता है अणु कहलाता है, जो कि यह बिल्कुल कथन सही है। दूसरा है, अणु सभी अणु की आकृति लगभग गोलीय होती है, जो कि यह कथन यहाँ पे गलत दिया गया है। अणु की आकृति जो है वह भिन्न भिन्न होती है। तो यहाँ पे अगला है, अणुओं में परमाणु रासायनिक बंधन से जुड़े होते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। अणुओं का विभाजन परमाणुओं से हो सकता है, जो कि ये भी सही है। तो इस प्रकार इसका जो यहाँ पे असत्य कथन है इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी, जो कि यह अणु की आकृति लगभग गोलीय नहीं होती है, यह भिन्न भिन्न आकार का होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग के यहाँ पे दिया गया है, जिसे हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? तो कौन इसमें है जो वस्तु का यहाँ पे वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे सबसे पहले तो कौन है जो यहाँ पे वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है, जिसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वह उल्टा बनता है, लेकिन हमें पर्दे पर उसे उतार कर सीधा करते हैं। और जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है वह हमेशा प्रतिबिंब से सीधा बनता है और इसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता, जबकि वास्तविक को पर्दे पर हम लोग सीधा उतार सकते हैं। और यहाँ पे अवतल दर्पण और उत्तल लेंस में वास्तविक तथा सीधा प्रतिबिंब बनता है, जबकि समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल लेंस में केवल आभासी प्रतिबिंब ही बनता है। तो इस प्रकार हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी, जो उत्तल लेंस है यहाँ पे वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 4 नंबर, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी नामक रोग एवं मानसिक अवनमन मेंटल डिप्रेशन होता है? तो यहाँ पे किस विटामिन की कमी से स्कर्वी तथा मानसिक यानी मेंटल डिप्रेशन होता है? इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी, विटामिन सी। यहाँ पे जो विटामिन सी का रासायनिक नाम है इसे एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, और यह विटामिन दांत एवं हड्डियों को सामान्य रूप से कार्य करने में सहायता करती है। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला यहाँ पे है 5 नंबर प्रश्न की, स्टार्च और जल के कोलाइड विलयन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा जो कथन है स्टेटमेंट है वह सही दिया गया है? तो सही कथन का यहाँ पे चयन करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो पहला यहाँ पे दिया गया स्टेटमेंट, इनके अवयव को छान कर अलग किया जा सकता है, जो कि यह गलत है। यह जो कोलाइड स्टार्च और जल के जो कोलाइड विलयन है इसे छानकर अलग नहीं किया जा सकता। अगला है, ये पारदर्शी तथा अस्थायी होते हैं, जो कि ये भी यहाँ पे गलत है। तीसरा है, इनके द्वारा टिंडल प्रभाव प्रदर्शित होते हैं, जो कि यह बिल्कुल कथन सही है। यहाँ पे जो स्टार्च और जल के जो कोलाइड विलयन है इसमें टिंडल प्रभाव देखने को मिलता है। तो इस प्रकार इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे
तो इन्हें जो है नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता है। तो ये चौथा स्टेटमेंट भी यहाँ पे गलत दिया गया है, जो कि यहाँ पे बोल रहा है कि आंखों से देखा जा सकता है, इसे नहीं देखा जा सकता है। तो इस प्रकार यहाँ पे इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग को यहाँ पे दिया गया है कि 4 ओम तथा 12 ओम प्रतिरोध वाले दो प्रतिरोधकों को समानांतर क्रम में जोड़ा गया है, तो इसका तुल्य प्रतिरोध का मान होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे समानांतर क्रम में इन्हें जोड़ना है। तो यहाँ पे 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, इस फॉर्मूला का हम लोग उपयोग करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 1/4 प्लस 1/12। यहाँ पे आगे हम लोग देखेंगे तो एलसीएम हम लोग यहाँ पे लेंगे तो 12 हो जाएगा। यहाँ पे 4 से तो 4 ती आई तो 3 प्लस यहाँ पे 1, यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 4/12। यहाँ पे कटेगा तो नीचे आ जाएगा 3। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे इसका जो समतुल्य प्रतिरोध होगा यहाँ पे हो जाएगा 3 ओम। 3 ओम इसका आंसर होगा, इसलिए इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला यहाँ पे स्टेटमेंट हम लोग देखेंगे, मौसम्बी के पौधे का प्रवर्धन कलमबंद तकनीक द्वारा होता है, जो कि बिल्कुल ये कथन सही है। दूसरा है चमेली के पौधे का प्रवर्धन दाब तकनीक द्वारा होता है, जो कि ये भी कथन सही है। तो यहाँ पे जो प्रवर्धन है यह रिप्रोडक्शन एक पौधे से नए भाग को बनाता है, इसी को हम लोग प्रवर्धन कहते हैं। तो यहाँ पे इसका हो जाएगा, यहाँ पे दोनों कथन सही है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। 1 तथा 2 दोनों सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है। तो इसका हम लोग यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पे इसका ऑप्शन दिया गया है, जिसमें इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए, सॉरी ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। जो कार्बन मोनोऑक्साइड है यह ऑक्सीजन की तुलना में बहुत अधिक अट्रैक्ट करता है हीमोग्लोबिन के साथ, और यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड निर्माण करता है, जिससे मनुष्य या किसी जंतु की मृत्यु भी हो सकती है। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है एक वस्तु का द्रव्यमान 10 kg है, तो पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा। तो यहाँ पे हम एक फॉर्मूला का यूज करेंगे, जो वेट बराबर होता है यहाँ पे W बराबर mg। यहाँ पे m है द्रव्यमान और g है यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण। तो यहाँ पे g का मान हम लोग लेंगे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ पे मास का हम लोगों का यहाँ पे वैल्यू दिया गया है 10। तो मास का यहाँ पे वैल्यू है 10 इंटू 9.8, यहाँ पे हो जाएगा यह 98 न्यूटन, इसलिए इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी 98 न्यूटन इसका हो जाएगा आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि लड़ाकू विमान राफेल के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला यहाँ पे स्टेटमेंट है कि यह लड़ाकू विमान फ्रांस के दसॉल्ट एविएशन द्वारा निर्मित है, जो कि बिल्कुल सही है। दूसरा है राफेल की अधिकतम गति 1.8 मैक तथा रेंज है 5700 किलोमीटर, ये भी यहाँ पे सही है। तीसरा है यह विमान हवा में ईंधन भरने में सक्षम है, जो कि ये भी कथन सही है। चौथा है भारतीय वायुसेना ने फ्रांस से 136 राफेल खरीदने पर समझौता किया है, जो कि यह बिल्कुल गलत कथन है। यहाँ पे जो राफेल जो हमारी जो वायुसेना है उन्होंने फ्रांस से 36 राफेल खरीदने के लिए समझौता किया है, जबकि यहाँ पे दिया गया है 136, इसलिए यह कथन गलत है। तो इसका हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए 1, 2, 3, ये तीनों कथन सही है, जबकि चौथा कथन यहाँ पे गलत दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला है संक्रमित मादा एनाफेलिज मच्छर के काटने से फैलने वाला रोग है, तो इसके काटने से यहाँ पे मलेरिया रोग फैलता है, और जो मलेरिया है यह प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है, और इसका जो वाहक है वह मादा एनाफेलिज मच्छर है, और इससे जो प्रभावित अंग होता है तिल्ली और आरबीसी इससे प्रभावित होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखेंगे, तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देख लेते हैं।
अगला प्रश्न है ध्रुवीय भालू दिवस कब मनाया जाता है। जो ध्रुवीय भालू दिवस है वह यहाँ पे कब मनाया जाता है। तो जो ध्रुवीय भालू दिवस है यह 28 फरवरी को मनाया जाता है। और यहाँ पे 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। 20 अप्रैल को यहाँ पे विश्व चीनी भाषा दिवस मनाते हैं। और 12 मार्च को हम लोग आतंकवाद के खिलाफ दिवस आतंकवाद के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं 12 मार्च को। इसलिए इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि कौन सी रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा बायोडीजल बनता है। तो कौन सा जो रासायनिक प्रोसेस है, केमिकल प्रोसेस है जिसके द्वारा बायोडीजल का निर्माण होता है। तो इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी ट्रांस एस्टरीफिकेशन। ट्रांस एस्टरीफिकेशन के द्वारा बायोडीजल का निर्माण होता है। और इसमें जो होता है छोटे छोटे अणु मिलकर जब एक बड़े अणु का निर्माण करते हैं उसी क्रिया से यहाँ पे ट्रांस एस्टरीफिकेशन कराया जाता है और इसके द्वारा बायोडीजल का निर्माण होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है ध्वनि की बहुलित परावर्तन मल्टीपल रिफ्लेक्शन का उपयोग निम्नलिखित में किसमें किया जाता है। जो ध्वनि का जो बहुत ज़्यादा जो परावर्तन है वह किसके उपयोग से हम लोग करते हैं। तो इसका हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो इसका हो जाएगा स्टेथोस्कोप, मेगाफोन और हॉर्न। यहाँ पे इनमें से सभी इसका हम लोग उपयोग करते हैं। और यहाँ पे जो ध्वनि के बारे में हम लोग देखेंगे तो कई सारे ध्वनि एक साथ टकराती है तो ध्वनि का आयाम बढ़ जाता है। और जब ध्वनि का आयाम बढ़ता है तो ध्वनि की प्रबलता भी बढ़ जाती है। इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग को यहाँ पे दिया गया है भारत में ताजे जल में पाई जाने वाली किस मछली में वायु में श्वसन करने की क्षमता पाई जाती है। तो वह भारत में जो ताजे जल की जो कौन सी मछली है जो वायु में श्वसन करने में सक्षम होती है। तो इस प्रकार इसका हम लोग देखेंगे तो वह यहाँ पे कैट फिश है जिसे हम लोग यहाँ पे मांगुर कहते हैं। और जो मीठा जल में पाए जाने वाले जो अन्य प्रजाति हैं जैसे कि कवई है, सीपी है, यह जो है यह वातावरण से ऑक्सीजन लेने में सक्षम होती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ यहाँ पे भौतिक राशि है और एक तरफ उसका बीमीय सूत्र है। पहला है यहाँ पे घनत्व। तो घनत्व का हम लोग देखेंगे तो घनत्व का जो एसआई मात्रक होता है केजी पर मीटर क्यूब होता है। तो इसका हम लोग निकालेंगे तो केजी का हो जाएगा m और इसका हो जाएगा l मीटर का तो l, इसका हो जाएगा -3 जो कि यह बिल्कुल सही सुमेलित है। दूसरा है त्वरण। तो त्वरण क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो इसका यहाँ पे हो जाएगा LT-2 होगा जबकि यहाँ पे दिया गया LT-1 यही यहाँ पे सुमेलित नहीं है। तो इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एल्कोहल जल मिश्रण से जल को अलग किया जा सकता है। एल्कोहल जल के मिश्रण से जल को किस विधि द्वारा हम लोग अलग कर सकते हैं। तो इसको हम लोग देखेंगे तो इसको हम लोग आसवन विधि द्वारा हम लोग इसे अलग कर सकते हैं। और जो आसवन विधि होता है उसमें ऐसे मिश्रण को हम लोग आसवन विधि द्वारा अलग करते हैं जो विघटित हुए बिना उबलते हैं और जिनके घटकों के क्वथनांक के बीच अधिक अंतराल होता है उसी को हम लोग आसवन विधि द्वारा अलग करते हैं। अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखेंगे जो कि एक न्यूमेरिकल बेस यहाँ पे प्रश्न दिया गया है जिसे हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस द्वारा किस वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 10 मीटर दूर बनता है। तो लेंस की वस्तु से दूरी कितनी है। तो वस्तु की दूरी बताना है जबकि यहाँ पे हम लोगों को दिया गया है फोकस दूरी यहाँ पे हम लोगों को दिया गया है जो कि 15 सेंटीमीटर है और प्रतिबिंब की दूरी दिया गया है यहाँ पे 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लोग जो लेंस फार्मूला है उसका हम लोग उपयोग करके यहाँ पे लेंस से वस्तु की दूरी का ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले लेंस फार्मूला बराबर 1/f इक्वल टू यहाँ पे 1/v माइनस 1/u होता है। और यहाँ पे हम लोग जब अवतल लेंस है तो इसमें जो फोकस दूरी है यह ऋणात्मक होती है और यहाँ पे प्रतिबिंब दूरी भी यहाँ पे निगेटिव हम लोग लेंगे।
तो इसका भी हम लोग ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग फोकस दूरी यहाँ पे 1/-15 हो जाएगा। इसका हम लोग कलर चेंज करते हैं, यहाँ पे देखेंगे तो इसका हो जाएगा 1/-15 बराबर 1 वस्तु की दूरी जो है यहाँ पे दिया गया है प्रतिबिंब की दूरी है माइनस, यहाँ पे 10 ले लेंगे और यहाँ पे -1/u। अब यहाँ पे हम लोग इसे सोल्व करेंगे तो इसको हम लोग इधर लाएंगे तो 1/1/u इक्वल टू हो जाएगा 1/-10 प्लस इधर आ जाएगा 1/15। इस प्रकार जब हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो इसका हम लोग जब एलसीएम हम लोग यहाँ पे लेंगे तो सबसे पहले जब हम लोग इसका एलसीएम इधर लेंगे तो यहाँ पे जब हम लोग इसका एलसीएम लेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे इसका एलसीएम हो जाएगा 30 इसका एलसीएम होगा, जिसे हम लोग अगले यहाँ पे देखते हैं। इसका एलसीएम जब हम लोग लेंगे 1/ यहाँ पे -10 और प्लस में 1/ यहाँ पे 15 और यहाँ पे 1/u था। तो जब इसका हम लोग एलसीएम लेंगे यहाँ पे तो एलसीएम हो जाएगा यहाँ पे इसका 30, यहाँ पे 10 × 30 तो ऊपर हो जाएगा -3 प्लस यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 15 दूनी तो यहाँ पे +2 तो इसका हो जाएगा यहाँ पे -1/30 1/u का मान। तो यहाँ पे जो प्रतिबिंब जो वस्तु की दूरी है लेंस से वस्तु की दूरी उसका मान यहाँ पे आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। इस प्रकार इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। आई होप कि आप लोग इसे समझे होंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग के यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न है। कथन 1 है गांजा जो है कैनाबिस के मादा पौधों के फूलदार एवं फलदार शाखाओं को सुखाकर तैयार किया जाता है, जो कि बिल्कुल ये कथन सही है। दूसरा है भांग कैनाबिस के नर पौधे की पत्तियों को सुखाकर एवं पीसकर तैयार किया जाता है, तो ये भी कथन यहाँ पे सही दिया गया है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो इसका हो जाएगा यहाँ पे कथन 1 एवं 2 दोनों यहाँ पे सही है। तो इस प्रकार इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पे दिया गया है कि एक परमाणु के कक्षा K में 2 तथा L में 8 इलेक्ट्रॉन है तो परमाणु के p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी p ऑर्बिटल में यहाँ पे हो जाएगा इसका ऑप्शन बी 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करने वाला उपकरण है। जो विद्युत ऊर्जा है उसे यहाँ पे दिया गया है उसे हम लोग ध्वनि ऊर्जा में किस उपकरण का उपयोग करके परिवर्तित कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्पीकर का हम लोग उपयोग करके विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। और यहाँ पे जो डायनेमो है यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, और जो मोटर है यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, और जो टरबाइन है यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। टरबाइन और डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, और मोटर जो है यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला यहाँ पे प्रश्न है मस्तिष्क का कौन सा भाग बुद्धि और चतुराई का केंद्र है। तो मस्तिष्क का वह कौन सा भाग है जो बुद्धि और चतुराई का केंद्र है। तो इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी जो सेरिब्रम है। यह जो है जो मस्तिष्क का जो बुद्धि और चतुराई का यह केंद्र माना जाता है, और यह मस्तिष्क का जो भाग है उसका 2/3 भाग सेरिब्रम होता है, और यह सबसे विकसित भाग होता है। इससे इच्छा शक्ति तथा बुद्धिमत्ता को नियंत्रित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है क्विक लाइम पर जब जल डाला जाता है तो अभिक्रिया होती है। तो जब हम लोग क्विक लाइम जो यहाँ पे क्विक लाइम है इस पर जब हम लोग यहाँ पे जल से प्रतिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है, तो यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, इससे ऊष्मा निकलता है। आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि ऊपर से नीचे की ओर गिरते वस्तु को कौन कौन सी ऊर्जा होती है। तो जो ऊपर से नीचे की ओर वस्तु गिरती है तो उसमें कौन कौन सी ऊर्जा विद्यमान होती है, इसके बारे में बताना है। तो जो ऊपर से नीचे की ओर गिरती है उसमें गतिज और स्थितिज ऊर्जा दोनों प्रकार की ऊर्जा पाई जाती है।
आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि एरेनियोलॉजी किसका अध्ययन है। जो एरेनियोलॉजी है इसमें किसका अध्ययन किया जाता है, तो इसमें मकड़ियों का अध्ययन किया जाता है। और मधुमक्खी पालन को हम लोग एपीकल्चर कहते हैं, पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं, और मछलियों के अध्ययन को यहाँ पे इक्थियोलॉजी कहते हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं है। किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है, तो इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसमें ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है। इसका केमिकल फार्मूला होता है HCl। और यहाँ पे नाइट्रिक एसिड इसका होता है HNO3, जबकि यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड है इसका होता है H2SO4। और यहाँ पे एस्टिक एसिड है इसका होता है CH3COOH। तो इस प्रकार यहाँ पे किसमें ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है, तो ये इसका हो जाएगा ऑप्शन सी हाइड्रोक्लोरिक एसिड में नहीं पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग के यहाँ पे दिया गया है, जिसे हम लोग देखते हैं कि 0.05 kg द्रव्यमान की कोई वस्तु 20 मीटर पर सेकंड के वेग से सीधे ऊपर फेंकी जाती है, तो वस्तु की प्रारंभिक गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो यहाँ पे द्रव्यमान दिया गया है और यहाँ पे वस्तु का जो वेग है, प्रारंभिक वेग, इसे दिया गया है और यहाँ पे गतिज ऊर्जा का मान पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो उपयोग करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर होता है। इसी फार्मूला का हम लोग उपयोग करेंगे और इसमें मान हम लोग रखेंगे। यहाँ पे 1/2 इंटू 0.05 इंटू 20 इंटू 20 वी स्क्वायर। तो यहाँ पे 2 से हम काटेंगे तो यहाँ पे 10 बार में ये चला जाएगा और यहाँ पे जब इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल यहाँ पे हम लोग का ये आ जाएगा, टोटल यह हम लोग का आ जाएगा यहाँ पे 200 गुने इतना। तो 200 गुने यहाँ पे 5/100। इस प्रकार 2 0 से 2 0 यहाँ पे कट जाएगा, यहाँ पे 5 दूनी 10, तो 10 जूल इसका हो जाएगा आंसर। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग के यहाँ पे दिया गया है कि अगला प्रश्न है जिसे हम लोग देखते हैं, अनियत तापी प्राणी कौन है। जो अनियत तापी जो प्राणी है वह कौन है, तो इसमें हम लोग देखेंगे, तो इसका हम लोग यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले हम लोग इसका यहाँ पे देखेंगे कि जो अनियत तापी जो प्राणी होता है, यानी जो कोल्ड ब्लडेड जो जीव होते हैं वह कैसे होते हैं, तो ऐसे जीव अनियत तापी होते हैं जो आसपास के तापमान के अनुसार अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं होते हैं। ऐसे जीव जो अपने आसपास के जो टेम्परेचर है उसके अनुसार अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं होते हैं, वे अनियत तापी यानी कोल्ड ब्लडेड एनिमल कहलाते हैं। जैसे इसमें सरीसृप, उभयचर, मछलियाँ, कीड़े इत्यादि शामिल होते हैं। और नियत तापी जो वार्म ब्लडेड जो यहाँ पे होते हैं जीव, उस वैसे जीव को कहते हैं जिनके शरीर के तापमान पर वायुमंडलीय तापमान का प्रभाव नहीं पड़ता है, जैसे पक्षी होते हैं और स्तनधारी हैं। इस प्रकार हम लोग यहाँ पे देखेंगे इसका, तो इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी, वे प्राणी जिनका शारीरिक तापमान वातावरण के तापमान के अनुरूप बदलता रहता है, उसे हम लोग यहाँ पे अनियत तापमापी प्राणी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि निम्न में कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है। कौन सा जो है जीवाश्म ईंधन नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, तो इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी, नाइट्रोजन जो है जीवाश्म ईंधन नहीं है। अगला प्रश्न है, नेत्र के आइरिस का क्या काम होता है। तो नेत्र का जो आइरिस है उसका क्या कार्य होता है, तो उसका यहाँ पे जो कार्य है आंख में जाने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना होता है। इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी, आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना आइरिस का काम होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, निम्न में से किस युग्म का परिसंचरण तंत्र अन्य तीनों से भिन्न है।
जो यहाँ पे जो परिसंचरण तंत्र है यानी सर्कुलेटरी सिस्टम है, यहाँ पे उसके बारे में बताना है। तो जो यहाँ पे परिसंचरण तंत्र होता है वह दो प्रकार का होता है, एक ओपन होता है, एक यहाँ पे ओपन होता है और एक यहाँ पे क्लोज्ड होता है। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग ओपन में जो खुला परिसंचरण तंत्र होता है वह जो होता है आर्थ्रोपोडा और मोलस्का में देखा जाता है, और जो बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है वह एनेलिडा स्तनधारी में पाया जाता है। तो इसमें हम लोग देखेंगे तो इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी जो है यहाँ पे कॉकरोच और सिल्वर फिश, इसका आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस धातु में कॉपर सल्फेट विलयन घोल से तांबे का निक्षेप हो जाता है। तो यहाँ पे जो कौन सी धातु है जिसका हम लोग उपयोग करके यहाँ पे कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को अलग कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग जब लोहा को यहाँ पे डालते हैं तो यह विक्षेपित हो जाता है। तो इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया गया है 33 नंबर, अपसारी लेंस वह होता है जो, अपसारी लेंस कौन होता है? तो अपसारी लेंस वह होता है जो किरणें फैलाता है, इसे हम लोग अपसारी लेंस कहते हैं या इसे अवतल लेंस भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? तो विश्व का सबसे छोटा जो पुष्प है यह बुल्फिया है, इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। और सबसे बड़ा जो पुष्प है यह रेफलेसिया है, इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पे दिया गया है हमारे छोड़े हुई सांस की हवा में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो हमारे सांस में जो छोड़ी हुई जो हवा होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग यहाँ पे 4% के आसपास होती है, जबकि हमारे द्वारा सांस लेने में जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है वह 16% होती है। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे निम्न में कौन सा रोग जीवाणु के कारण नहीं होता है? कौन सा रोग है जो बैक्टीरिया के कारण नहीं होता है, इसके बारे में बताना है। तो जो यहाँ पे टाइफाइड है यह बैक्टीरिया के द्वारा होता है, निमोनिया भी बैक्टीरिया के द्वारा, और टिटेनस ये भी बैक्टीरिया के द्वारा होता है, जबकि यहाँ पे काला जार जो है यह रोग प्रोटोजुआ से होता है। इस प्रकार इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है इनमें से किस हार्मोन को मानव हार्मोन के लिए निरर्थक माना जाता है? मानव शरीर के लिए निरर्थक माना जाता है किस हार्मोन को? तो इसमें हम लोग देखेंगे तो इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी MSH। यह जो हार्मोन है यह मानव शरीर के लिए निरर्थक माना जाता है। और जो ये सभी जो हार्मोन होते हैं इनका जो स्रावन होता है वह पिट्यूटरी ग्रंथि से होता है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सिराओं में रक्त का परिवहन किस दिशा में होता है? तो जो सिरा है उनमें रक्त का जो परिवहन होता है, जो वेन है वेन उसमें रक्त का परिवहन किस दिशा में होता है? तो वेन में रक्त का जो परिवहन होता है वह शरीर से विभिन्न अंगों की ओर, शरीर के विभिन्न अंगों से हृदय की ओर होता है। इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए, शरीर से विभिन्न अंगों से हृदय की ओर होता है। इस प्रकार इसमें जो होता है अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है यह किससे बनता है? तो यह यहाँ पे जो बनता है जिप्सम से इसका निर्माण होता है। और यहाँ पे अगला प्रश्न है भारी जल का अनुभार कितना होता है? तो भारी जल का जो अनुभार है वह 20 होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग को यहाँ पे दिया गया है कि मुलायम कोयला के नाम से किसे जाना जाता है? तो मुलायम कोयला के नाम से किसे जाना जाता है? तो मुलायम कोयला के नाम से हम लोग यहाँ पे बिटुमिनस प्रकार के कोयला को जानते हैं। और यह जो होता है भारत में सर्वाधिक पाया जाने वाला कोयला है। और जो पीट जो होता है इसे निम्न कोटि का हम लोग कोयला कहते हैं। और जो एंथ्रासाइट है यह उच्च कोटि का कोयला होता है जो सबसे अधिक अमेरिका में पाया जाता है। और लिग्नाइट से हम लोग भूरा कोयला कहते हैं। अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे 42 नंबर दिया गया है अस्पतालों में कृत्रिम सांस के लिए प्रयुक्त ऑक्सीजन निम्न गैसों का मिश्रण होता है। तो जो यहाँ पे अस्पतालों में कृत्रिम सांस के लिए जो प्रयोग किया जाता है ऑक्सीजन वह किस
गैसों का मिश्रण होता है। तो इसका हो जाएगा यहाँ पे जो ऑक्सीजन और हीलियम का यह मिश्रण होता है। अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। अगला यहाँ पे दिया गया है जिसे हम लोग यहाँ पे देखते हैं। रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं। तो रेगिस्तान में जो पैदा होने वाले जो पौधे हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? तो उन्हें हम लोग यहाँ पे जीरोफाइट्स कहते हैं, जीरोफाइट्स। और जो जल में पाए जाने वाले पौधे को हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। और जो यहाँ पे पत्थरों और चट्टानों पर जो उगते हैं उसे मेसोफाइट कहते हैं। और दूसरे पौधों पर यांत्रिक मदद हेतु चढ़ने वाले पौधे को एपीफाइटस कहते हैं। इसका हो जाएगा एपीफाइटस। जो दूसरे पौधों पर यांत्रिक मदद हेतु चढ़ने वाले पौधे को हम लोग एपीफाइटस कहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा होता है? तो संवेदना का जो चालन है शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में किसके माध्यम से होता है? तो यह जो होता है यहाँ पे तंत्रिका उत्तक के द्वारा होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे हम लोग प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है जिसे हम लोग यहाँ पे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सिद्धांत उद्विकास की व्याख्या के लिए डार्विन द्वारा प्रतिपादित नहीं किया गया था? तो यहाँ पे कौन सा सिद्धांत है जिसे डार्विन के द्वारा प्रतिपादित नहीं किया गया था? तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो जो यहाँ पे दिया गया है समर्थ की उत्तरजीविता, ये डार्विन के द्वारा दिया गया था। अंगों का उपयोग और अनुपयोग, यह जो नियम था यह यहाँ पे डार्विन के द्वारा नहीं दिया गया था। यह नियम यहाँ पे लैमार्क के द्वारा यह दिया गया था। लैमार्क नामक जो वैज्ञानिक थे उनके द्वारा दिया गया था। और नई जातियों की उत्पत्ति ये दिया गया था डार्विन के द्वारा। जीवन संघर्ष ये भी दिया गया था। इस प्रकार इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? तो एक स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? तो जो ये रक्त की शुद्ध जो मात्रा है यह शरीर के वजन का 7% होती है। इस प्रकार इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी। और शरीर में जल की जो मात्रा है वह 60 से 70% के बीच होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उसका नाम है। तो वह जो है जिसमें रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है यहाँ पे ऑप्शन ए डायबिटीज मेलिटस। इसमें जो होता है इंसुलिन की कमी हो जाती है, इसलिए इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ पे दिया गया है कि अल्फा कण के 2 इकाई धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग किसके बराबर होता है? तो अल्फा कण में 2 इकाई धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान किसके बराबर होता है? तो इसका द्रव्यमान जो है हीलियम के 1 परमाणु के बराबर होता है अल्फा कण का। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे हम लोग प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न कैसे होती है? यह नियंत्रित विखंडन के द्वारा नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है। अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखेंगे जो कि इस सेट का अंतिम प्रश्न है। इसे हम लोग यहाँ पे देखते हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट यह प्रश्न है, बिजली के खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? तो बिजली के जो खपत का जो बिल है यह किसके मापन पर आधारित होता है? तो यह यहाँ पे इसका हो जाएगा ऑप्शन ए केवल 1, यानी वाट के यहाँ पे जो मान है उसके आधार पर इसका बिजली बिल का यहाँ पे मापन किया जाता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। बढ़ते हैं, अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।